नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 में वन एवं वन्य जीवन में जंगल के बारे में पढ़ा। हमने जंगल के प्रकार के बारे में पढ़ा, उसके संरक्षण के उपाय के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, पेज नंबर 68 निकालिए। पेज नंबर 68 निकाला बच्चों। चलो पेज नंबर 68 पर आइए। वन संरक्षण के उपाय, यानी हम जंगलों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनका देखभाल कैसे कर सकते हैं, उनको विनाश होते कैसे बचा सकते हैं बच्चों, ऐसा हम कह सकते हैं। लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना। अब ज्यादातर मनुष्य लकड़ी काटता है, तो लकड़ी के अलावा कोई दूसरा विकल्प हमें ढूंढना चाहिए जिससे वनस्पति का नुकसान न हो। उससे लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल बचेंगे। उसकी आवश्यकता के अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य करने पर जो वृक्ष काटने पड़े उनके स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष लगाना, अपरिपक्व वृक्ष को काटने की संपूर्ण प्रतिदिन लगाना चाहिए। अब आवश्यकता है लकड़ियों की, अगर लकड़ियां काटा जा रहा है तो जो लकड़ी काटी जा रही है जंगलों में, अगर उसका वक्त पूरा हो चुका है या वो खत्म होने की राह पर आ चुका है, तो उस वृक्ष को काटकर उसी की जगह पर वही वृक्ष लगाना चाहिए, जिसके कारण जंगल हरा भरा रहेगा। और जो पेड़ पौधे संपूर्ण रूप से व्यवस्थित है, जो पूर्ण रूप से विकसित है, उनको काटना नहीं चाहिए, खास करके हरे वनस्पति। दूसरा दिया है, जो उद्योग जंगलों में कच्चा माल प्राप्त करेगा उसकी भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करवाना। ज्यादातर उद्योग भी जंगल की लकड़ी पर आधारित होते हैं, तो उनको भी एक विकल्प ढूंढना चाहिए जिसके कारण जंगलों का नुकसान न हो। इको टूरिज्म की विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह न बने, इसके लिए चुस्त नियमन करना चाहिए। लोग जाते हैं जंगलों, टूरिस्ट जाते हैं जंगलों में, तो बिना कारण कचरा फेंक देते, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाते, तो उनके ऊपर कड़क नियम कायदा लागू करना चाहिए कि जिससे जंगलों का नुकसान न हो। स्थानीय लोगों को इससे संबंधित व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासी जो ग्रामीण लोग होते हैं, उनको पर्यावरण संबंधित, वन संबंधित के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि हमारे लिए कितने रूप से उपयोगी है, उनका हमें बचाव किस प्रकार से करना चाहिए। स्कूल कॉलेज स्तर पर सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रम में इस बाबत की जानकारी शामिल करना एवं वन संरक्षण की आवश्यकता समझाना चाहिए। हर स्टैंडर्ड के बच्चों को वन के बारे में, जंगल के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, यानी प्राकृतिक रूप से जो कोई भी चीजें हैं जो मनुष्य के लिए काफी उपयोगी है, बच्चों को उस चीज के बारे में बतानी चाहिए। उनका संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है आज और आने वाले भविष्य में, ये भी चीज आवश्यकताओं के अनुसार समझानी चाहिए, जिसके कारण ये क्षेत्र जो जंगल भाग है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो हमें भविष्य तक न्यूनतम स्वरूप में प्राप्त हो सके। घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण एवं कृषि वनीकरण को योजना पूर्वक प्रोत्साहन कदम उठाकर सघन रूप बनाना। ईंधन की आवश्यकता, लकड़ी के उपयोग के साथ पर सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस विकल्प को अपनाना चाहिए। अब ईंधन के रूप में हम किसको, लकड़ी का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे काटकर लकड़ी का उपयोग करते हैं हम ईंधन के रूप में, तो उसी की जगह पे हमें विकल्प यानी सौर हुआ, बायोगैस हुआ, आदि चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए बच्चों, जिसके कारण ये चीजें थोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। न संसाधनों की निष्क्रिय उपयोग करना, कीटों को क्षतिग्रस्त वृक्षों से दूर करके अन्य स्वस्थ वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है। तभी जंगलों से भारी नुकसान होता है, तो इसके शमन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग व्यवस्था तंत्र या दल तैयार करना चाहिए। जो कीटक होते हैं, कीटाणु जो वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए सही तरह से आयोजित करना चाहिए जिससे उनका नुकसान न हो, उनको संरक्षण देना चाहिए। कभी कभी जंगल में अचानक से आग लग जाती है, जिसके लिए काफी मनुष्य जवाबदार होता है, तो उनके ऊपर कठोर नियम कायदा कानून लागू करना चाहिए कि जिससे जंगलों का नुकसान न हो। आदि चीजों पर अभ्यास करना चाहिए, उनके लिए अलग तंत्र बनाना चाहिए, फॉरेस्ट ऑफिसर रखने चाहिए जंगलों में जो इन चीजों पर देखरेख कर सके। जंगल क्षेत्र में आए हुए धार्मिक आस्था केंद्रों पर लगने वाले मेले, भंडारे या परिक्रमा के समय परिवहन की सुविधा बनने और प्रवास होने की हजारों यात्री पहुंचते हैं, उस समय होने वाले कचरे का योग्य निकाल न होने से जंगल दूषित होता है। हम देखते हैं बच्चों, ज्यादातर जो धार्मिक तीर्थ स्थान है, मंदिर हुए, मस्जिद हुए, कुछ भी जो धार्मिक स्थल है बच्चों, वो ज्यादातर जंगली विस्तारों में पाए जाते हैं। तो धार्मिक की एक चीज होती है कि बच्चों, जब लोग इन धार्मिक स्थल पर पहुंचते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो कोई पैदल जाता है, कोई घोड़े से जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, तो मेले लगते हैं वहाँ पर, भंडारा लगता है, अलग अलग प्रकार के
चीज़ें वहाँ पे निर्मित होती है। मतलब एक तरह से मेला में आप देखते हो तो घूमते फिरते तो कितना लोग कितना कचरा करते हैं, खाने पीने की चीज़ें वेस्ट करके फेंक देते हैं, बिना उपयोगी चीज वस्तु को फेंक देते हैं, जिसके कारण जंगल क्या होता है बच्चों, दूषित होता है। तो इनका निकाल करने चीज पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जिससे जंगल नुकसान न पहुँचे। पशु को चराने के लिए अलग विस्तार रखने चाहिए। अब पशु का भी एक योजना रहता है कि पशु भी चीज़ों पर हावी हो सकता है कभी कभी, तो इनके लिए अलग विस्तार रखो जहाँ पे पशुओं को चरने के लिए घास मिले। अब देखते बच्चों विविधपूर्ण वन्यजीव के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में जलवायु के भूपृष्ठ संदर्भ में काफी विविधता पाई जाती है। जलवायु भूपृष्ठ में क्या है, काफी विविधता है। इस भौगोलिक विविधता के कारण जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति की विविधता पाई जाती है। अलग अलग जलवायु के अनुसार वहाँ पे अलग अलग प्रकार की वनस्पति पानी देखने को मिलता है। उत्तर भाग में अलग, तो पूर्व भाग में अलग, पश्चिम भाग में अलग, तो दक्षिण भाग में अलग अलग प्रकार की वनस्पति होती है। वहाँ पर पाए जाने वाले प्राणी भी कैसे होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। विश्व में पशु पक्षियों को लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं। इनमें से 81,251 प्रजातियां भारत में देखी जा सकती है। जो विविध भारत की दृष्टि से भारत विश्व का 12वां स्थान है पूर्ण जीव दृष्टि से। मतलब अलग अलग पशु प्राणियों में अगर तुलना करें तो भारत क्या है, 12वां स्थान पर आता है। भारत में एशिया, यूरोप, अफ्रीका तीनों प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। अफ्रीका का चरक चिंखारा, यूरोप की लकड़बग्गा, जंगली बकरियां, कश्मीरी मूर्ख, दक्षिण पूर्व एशिया का हाथी, गिब्बन आदि मिलते हैं। देखो ये अलग अलग प्रकार के प्रजाति के, तो साउथ अफ्रीका, यूरोप में प्रजा भारत में भी देखने को मिलती है। भारत जैव विविधता में काले भालू, एक सिंगी भारतीय गेंडा, हिरण, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षियों के मोर, घुराड़, बाज, कलियां, सुरखाब और सारस पाए जाते हैं। हिमालय की ऊंचाई पर पाया जाता है। हिम तेंदुआ वही ठंडे वनों में मिलते हैं। लाड़ा भाटू भालू विशिष्ट प्राणी है। वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ बाघ एवं सिंह अपने प्राकृतिक निवास स्थान में विचरण करते हैं। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बाघ और सिंह अपने निवाचित जहाँ को रहना पसंद करते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। ठंडी की ऋतु में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भरतपुर एवं जंगल के नर सरोवर जैसे जल प्लापी क्षेत्रों में असंख्य यावत पक्षी दूर दूर से ठंडी बिताने आते हैं। मतलब बाहर से अलग अलग देशों से पशु पक्षी हमारे देश में आते हैं। खास करके पक्षियों की अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, खास करके गुजरात के अहमदाबाद शहर में नर सरोवर है, वहाँ पे अलग अलग बाहर के देश के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं बच्चों। उड़ीसा के समुद्र किनारे पे रेतड़ पर समुद्री कछुए अंडे देने आते हैं। भारतीय अजगर और विविध प्रकार के सांप तथा दक्षिण के घने वर्षा वनों में भी राजनाम पाए जाते हैं। उड़ीसा के समुद्र तट पर कछुए अंडे देने आते हैं, ये भी एक अलग चीज़ है बच्चों। और भारत में अजगर के अलग अलग प्रकार की प्रजाति देखने को मिलती है। और साउथ के दक्षिण का जो भाग है वहाँ पे जो घने जो जंगल है वहाँ पर भी सांप की प्रजाति हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विविधपूर्ण वन्यजीव। विविधपूर्ण वन्यजीव यानी भारत में कौन कौन से प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रजाति पशु पक्षी प्राणी जो देखने को मिलते हैं। तो जो एक प्रकार का जो हम कहते हैं जलवायु यानी भूपृष्ठ की दृष्टि से तापमान, बरसात, ठंडी के अनुसार जो भाग बढ़ जाते हैं, वहाँ पर जो उस भागों के अनुसार ऋतु के अनुसार जो पशु पक्षी रहते हैं उनकी प्रजाति हमें देखने को मिलती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और संरक्षण का उपाय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जंगल का संरक्षण करना हमारे लिए अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी बनता है बच्चों। तो ये चीज क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम टॉपिक खत्म करते हैं और आप लोगों को घर का होमवर्क रहेगा कि आपको ये याद करना है। एग्जाम में पूछे जाएगा तो आपको प्रश्न उत्तर याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।